हेलो स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में हम जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं उनको देख रहे थे, जिसमें हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिसचीफ रूल, ये दोनों हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड रूल, द गोल्डन रूल। ठीक है, द गोल्डन रूल। इसको गोल्डन रूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम। इट सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम, क्योंकि ये सभी समस्याओं को सोल्व करता है, इसलिए इसको जो है गोल्डन रूल कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। इसका ओरिजिन हुआ मार्टिसन वर्सेस हार्ट के केस लॉ में। ठीक है, और इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे इसको हम ब्रिटिश रूल और या मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है या लिटरल इंटरप्रिटेशन है, मैंने आपको पढ़ा दिया। उसमें क्या था, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन फ्रॉम द वर्ड यूज इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, बाय गिविंग देम देयर नेचुरल मीनिंग। ठीक है, हमको जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है, उसको इंस्टीट्यूट में जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनको उनका प्राकृतिक अर्थ देते हुए उसको इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर निकालना होता है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो है किसी तरीके की एब्सर्डिटी आ रही है। ठीक है, रिपग्नेंसी आ रही है, कोई एब्सर्डिटी, रिपग्नेंसी या इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट का ये काम है कि वो मॉडिफाई द मीनिंग टू सच एन एक्सटेंट। ठीक है, उसके मीनिंग को उस सीमा तक एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, मॉडिफाई कर देगा, उसको मॉडिफाई कर देगा कहाँ तक? तो जहाँ तक वो एब्सर्डिटी आ रही है, रिपग्नेंसी हो रही है, उस सीमा तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए इसको हम मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड केस लॉज। ठीक है, सबसे पहला जो केस लॉ है वो है तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह। तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह, इसमें क्या था, जो एक्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसका सेक्शन 1999 का क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी भी ट्रिब्यूनल के लिए ये ज़रूरी है कि जो करप्ट प्रैक्टिस के दोषी हैं, ठीक है, चाहे वो पिटीशन की पार्टीज़ हैं या नॉन पार्टीज़ हैं, उनका नाम वो अभिलिखित करेगी। और इसी का ही एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो में एक आ गया कि इसमें जो शामिल लोग हैं उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। अब इसमें जो अपेलेंट था, अपेलेंट का ये कहना था कि उसको जो है उसको भी नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसको नोटिस नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तर्क जो वो दे रहा है कि उसको नोटिस दिया जाना चाहिए था, ये बिल्कुल बेतुका है, बिल्कुल निरर्थक है। ठीक है, और अगर हम सेक्शन और प्रोवाइज़ो दोनों को एक साथ पढ़ें तो ये क्लियर है कि नोटिस केवल जो पिटीशन की जो नॉन पार्टीज़ थी, केवल उन्हीं को दिया जाना जरूरी था। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ को डिसाइड किया। इसी में एक दूसरा केस लॉ है ली वर्सेस नैप। ली वर्सेस नैप, इसमें क्या था, इसमें स्टॉप वर्ड का इंटरप्रिटेशन होना था। ये क्वेश्चन ये था कि स्टॉप वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया जाना है। ठीक है, अब जो द रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 है, रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 की सेक्शन 77 ये कहता है, क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज सुन लीजिए एक बार। आर ड्राइवर कॉजिंग एन एक्सीडेंट शैल स्टॉप, ठीक है, आफ्टर एक्सीडेंट।
अ ड्राइवर कॉजिंग एन एक्सीडेंट शैल स्टॉप आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब उसको रुकेगा, शैल लगा हुआ है इसलिए मैंडेटरी, ठीक है जी, तो उसको रुकेगा। अब उसने जो ड्राइवर था उसने क्या काम किया, उससे एक्सीडेंट हुआ और वो 2 मिनट के लिए रुका और उसके बाद में चला गया। तो स्टॉप का इंटरप्रिटेशन होना था, कोर्ट ने कहा जो ड्राइवर है उसने इस सेक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं किया, इसलिए वो दोषी है। क्यों? क्योंकि रुकने से यहाँ पर मतलब है रीजनेबल टाइम के लिए रुकना, ताकि उससे उस दुर्घटना के संबंध में जांच पड़ताल की जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया ली वर्सेस नैप। अब हमारा एक और केस लो है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड 1980 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो यूपी एक्साइज मैनुअल का रूल 11 था, उसके अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर ने जो डीनेचर्ड स्पिरिट थी, डीनेचर्ड स्पिरिट पर विक्रय कर लगाया। अब उसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति केवल जो यूनियन पार्लियामेंट है उसको। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वर्ड लिक्वर जो आ रहा है वो 7th शेड्यूल के लिस्ट सेकंड के एंट्री 8 में, ठीक है, और लिक्वर में इसमें कोर्ट ने कहा लिक्वर में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि विल नॉट आल्सो कवर, जो लिक्वर वर्ड है विल नॉट ओनली कवर्ड एल्कोहलिक लिक्वर which is generally used for beverage purpose and produces intoxication, but also will include liquid containing alcohol। इसमें वो भी शामिल है जिसमें अल्कोहल शामिल है, लिक्विड वो वाला लिक्विड भी जिसमें कंटेनिंग अल्कोहल वो भी शामिल है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा दस द स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर to make law relating to manufacture or sale of intoxication liquor which includes liquor containing alcohol। ठीक है, ऐसा लिक्वर जिसमें अल्कोहल है उसमें भी रिलेटेड वो नियम बनाने की उसको पूरी पावर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा जो गोल्डन रूल है वो भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई रूल देखेंगे। थैंक यू।